आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 30 में चैप्टर 9 का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल हैं और किस प्रोसेस पे उसका मैकेनिज़्म काम करता है। ठीक है, अब देखो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है ये एक ऐसी टेक्निक्स है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम इसको या इस तो एंजाइम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिजम्स पे, या तो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, या तो किसी भी ह्यूमन वेलफेयर में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट देयर ऑफ अ मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो बच्चे, इसमें हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखनी होती है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा किस पे, हमारी NCERT के अकॉर्डिंगली डायबिटीज़ कंट्रोल को करने में किया गया, जहाँ पे हम लोग इंसुलिन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले पिग्युलिन का यूज़ किया जाता था, बट रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हो गया है कि अब हम इंसुलिन जो है वो ह्यूमन के सेल से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का वो क्या है बेटा, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या है बच्चे आपके पास, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, अल्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम, वो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। अल्ट्रेशन होता है काटना, ठीक है। It entails the introduction of additional gene into the host species in order to improve their functions or characteristics. Hence, altering the host organism phenotype is called genetic engineering. Genetic engineering में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, या तो ऑर्गेनिजम्स के जीन में कोई चेंज, मतलब चीर फाड़ करने को ही हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मानो जैसे हमारे पास क्या है, ये एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या है बच्चे, ये इसका DNA, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले एक मॉलिक्यूलर सीजर जिसमें एंजाइम का यूज़ किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, इस एंजाइम का यूज़ करके यहाँ से हम इस जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकाल के हमने बाहर रख दिया, ठीक है। अब इस DNA को कट करेंगे हम इस पर्टिकुलर एंजाइम से। तो कट करने के बाद इसमें कोई फॉरेन जीन जो हमारा डिज़ायर्ड जीन हो सकता है, हम उसको इंसर्ट कर देंगे, समझे बच्चे। तो जब इसमें हम वो इंसर्ट कर देंगे तो वो हमारा जो DNA होगा वो क्या बन जाएगा, वो RDT बन जाएगा, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। RDT बन गया, तो अब वो पहले की तरह होस्ट सेल नहीं रहा, अब वो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या होती है, स्टेरिलिटी इज मेंटेन इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इज ओनली डिजायरेबल बैक्टीरिया टू थ्राइव द प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल गुड्स सच एज एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम एंड सो ऑन। अब बता रहा है कि उस कंडीशन को मेंटेन करके रखना, मानो किसी ऑर्गेनिजम्स के सेल से आप जेनेटिक मटेरियल को निकाल रहे हो, तो उस चीज़ को स्टीराइल कंडीशन में रखना, मतलब थोड़ा इन्फेक्शन फ्री रखोगे आप लोग, है ना, स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखोगे, तो उस चीज़ के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट लगेंगी तो उसको हम बायोपायरेसी इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है बच्चे। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA मतलब आप बोल सकते हो कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट DNA का मतलब होता है बच्चे, जैसे ये ह्यूमन का सेल आ गया, ठीक है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आ गया, ठीक, तो इस साइड क्या आ गया बच्चे, ई कोलाई बैक्टीरिया आ गया, तो इसका ये जीनोम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले DNA निकालेंगे बाहर और इसका भी DNA निकाल देंगे बाहर। तो इसके DNA में से इसके DNA, अब मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ करके हम इसका DNA कट करके एक हल्का सा पीस इधर से इसके ऊपर जुड़ा देंगे, तो उसको हम RDT बोलेंगे, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो कि जैसे कोई इंसान है, उसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करवाएंगे, एक नॉर्मल सेल्स के अंदर जैसे ई कोलाई के अंदर हम अपना इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन डाल देंगे और वो उसको अपना समझ के मल्टीप्लाई कर देगा और इंसुलिन की मल्टीपल टाइम प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब जीन क्लोनिंग्स में टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जीन ट्रांसफ़र में टेक्निक यूज़ होती हैं, तो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। द फैट ऑफ द पीस ऑफ DNA ट्रांसफर
टू एलियन ऑर्गेनिजम्स। एलियन ऑर्गेनिज्म होता है फॉरेनर, मतलब फिर अ पीस ऑफ डीएनए ट्रांसफर टू फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। द डीएनए ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिजम्स मे नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बट व्हेन इट गेट integrated into the genomes of the recipient it may multiply and inherited along with their host DNA। बोल रहा है कि अगर उसके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आप इंसर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, जब आप उसके डीएनए में इंसर्ट करोगे तो तब जाके वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मानो जैसे ये होस्ट सेल है, ये क्या है हमारा होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल क्या हो सकता है, ये इकोलाई हो सकता है। ठीक है, तो इसका ये डीएनए हो सकता है। और ये क्या है बच्चे, ये ह्यूमन सेल है ना, तो इसका ये डीएनए है। तो हमने क्या करना है कि इसका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन यहाँ से निकाल के इसमें हम लोग इंसर्ट कर देंगे, तो ये इकोलाई अपना समझ के इसके कॉपी नंबर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है बेटा, this is because the alien piece of DNA has now become a part of a chromosomes which has the ability to replicate in a chromosomes। ठीक है बच्चे, अब ये जो एलियन डीएनए है होस्ट डीएनए के अंदर जब आप डालते हो तो उसके क्रोमोसोम्स नंबर की कॉपी को वो मल्टीप्लाई करता है। देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से बच्चे डीएनए का वो सीक्वेंस जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वहाँ पे हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। that is responsible for initiation of replication. So for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism it need to be a part of chromosomes that has been a specific sequence is known as origin of replication। ठीक है बच्चे, तो जब हमारा जो फॉरेन जीन होता है वो होस्ट डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करता है तो उस प्रोसेस को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सो एलन फॉरेन डीएनए, एलन को ही आप फॉरेन बोल सकते हो। एलन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट दिस एलेन्स पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोनिंग। तो यहाँ से आप लोग क्लोनिंग की डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, फिर वो क्लोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब सिमिलर टू इटसेल्फ। क्लोनिंग क्या है, जैसे हमारे पास क्या होगा कि एक इकोलाई है, इसके डीएनए में हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, तो अब ये फर्दर भी जितने भी बनेंगे तो सारे सेम एक ही जैसे डीएनए की कॉपीज बनेंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोनिंग्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आर डीएनए मॉलिक्यूल, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, द potential of connecting an antibiotic resistant genes with native plasmid of Salmonella typhi, है ना, टाइफूमरम, लेड टू द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो याद रखना पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें बनाया था, स्टेनले कोहिन एंड हार्बर्ट बॉयर, दो साइंटिस्ट थे बच्चे। एक्सट्रैक्ट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय रिमूविंग द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम सेलेमिनोला टाइफाइड प्लाज्मिड। ठीक है, ऑटोनोमियसली रिप्रोड्यूसिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। The discovery of molecular seizure, which is restriction enzymes, made is feasible to cut DNA specific spot। तो DNA को कट करने के लिए इन्होंने कौन सा एंजाइम यूज़ किया था, molecular seizure, which is restriction enzyme। The cut piece of DNA was linked with the plasmid DNA with the help of DNA ligase that act as a cut DNA of the DNA molecule that joins their end। This gives rise to recombinant DNA। अब बता रहा है क्या बच्चे कि अगर हमारे पास एक डीएनए है, एक डीएनए ये है, ठीक है, और दूसरा डीएनए ये है, ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से, तो इसका कटा हुआ जो पीस होगा बच्चे वो इसके ऊपर हम कंबाइन करवा देंगे। और इस पीस को कंबाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और जिस एंजाइम का नाम है लाइगेस। और वो लाइगेस इसको ग्लू की तरह इसको चिपका देगा, गम की तरह इसको चिपका देगा, और ये हमारा डीएनए जो होगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है बच्चे, when this DNA is transferred into E. coli it has the potential to replicate numerous times utilizing the new host DNA polymerase enzyme। cloning of antibiotic resistant gene in E. coli refer to the capacity to multiple copies of antibiotic resistant gene in E. coli। ठीक है, दूसरी बात आप लोग यहाँ पे देखेंगे, दीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आर देन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल वेयर दे कैन प्रोपोगेट एंड मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन है। EFB क्या था बच्चे, इथोपियंस फेडरेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यही हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट बता रहा है बेटा, विच आर द फॉलोइंग आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। तो किसको बोलते थे मॉलिक्यूलर सीजर, डीएनए पॉलीमरेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब बता रहा है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके टूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि जैसे क्या क्या टूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग
टूल्स जो हैं इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पहले आप इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से स्टडी करो और ये वाले क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे, थैंक यू।